ऊंटों पर आए और उतार दिया 200 लोगों को मौत के घाट। आतंक का ये माहौल कहां पर देखने को मिल रहा है, इस वीडियो के जरिए पूरी कहानी आपको बताएंगे और दिखाएंगे वहां के हालात, इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। जी हां, और ले चलेंगे आपको एक ऐसे मुल्क पे जहां इस वक्त तबाही दिखाई दे रही है, लोग परेशान हैं, लोग गम में मुब्तला हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। ये आतंक का माहौल क्यों और कहां पर बना हुआ है, इस वीडियो के जरिए आपको पूरी तफसील बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सूडान में इस वक्त हालात काफी संजीदा बने हुए हैं। इल्जाम है कि आरएसएफ के लोगों ने हाल ही में 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये लोग अपने रिश्तेदारों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। सूडान में इस वक्त हालात काफी संजीदा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि शहर अल फशीर के पास बीते कुछ दिनों पहले ऊंटों पर सवार कुछ लोग आए और तकरीबन 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने पहले सभी लोगों को घेर लिया और फिर उन्हें एक तालाब के पास ले गए। जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक हमलावर इन लोगों को पहले नस्ल की गाली दे रहे थे, नस्लियाँ गाली उनकी तरफ से दी गई और अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो मुतासरीन हैं उनमें से एक शख्स को किसी हमलावर ने पहचान लिया जो उसके साथ स्कूल में था, जिसकी वजह से उसे जाने दिया गया। बाकी सबको गोली मार दी गई। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। दरअसल इस्माइल शहर में फंसे लोग अपने रिश्तेदारों के लिए खाना ले जा रहे थे। इस दौरान उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। एक शख्स ने बताया कि खवातीन और मर्दों को अलग अलग किया गया और फिर उन्हें ले जाया गया। इसके बाद गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। पता लगा कि उन सबको गोली मार दी गई। ह्यूमन राइट्स को पहले ही इस बात का अंदेशा था कि अगर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ अल फशीर पर कब्जा करती है तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि जाति के आधार पर कत्लेआम की जाएंगी। वही होता अब दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि सैकड़ों आम लोगों और निहत्थे लड़ाकों का कत्ल कर दिया गया, जो कि एक वॉर क्राइम है। अब सवाल ये उठता है कि जिसने अंधाधुंध फायरिंग की और जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि इसने कब्जा करने की नीति के तहत ये वॉर क्राइम किया है, वो है क्या? आरएसएफ आखिर है क्या? आरएसएफ ने इन आरोपों से इनकार हालांकि कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बातें विरोधियों के जरिए बनाई गई हैं। हालांकि कई वीडियोस को वेरीफाई किया गया जिसमें आरएसएफ की यूनिफॉर्म पहने लोग निहत्थे कैदियों को गोली मारते दिख रहे हैं। कुछ वीडियोस में गोलीबारी के बाद लाशों का ढेर नजर आ रहा है। आरएसएफ का कहना है कि ये सब कहानियां सेना हार छिपाने के लिए गढ़ रही है और मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। कुछ नागरिक और सैनिक अपनी पहचान छिपाकर आम लोगों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। जैसा दावा किया जा रहा है वैसी कोई हत्या नहीं है। आरएसएफ की तरफ से ये कहा गया है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वैसा है नहीं और मीडिया इस हवाले से बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर 200 लोगों को गोली क्यों मारी गई? जब इस हवाले से आरएसएफ को इसकी खबर होती है तो आरएसएफ सिरे से इसे खारिज कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि विरोधियों के जरिए ये मनगढ़ंत कहानी। तो आखिर हालात क्यों ख़राब हैं? तो आखिर सूडान में ऐसे हालत बने क्यों? इसकी तफसील भी जानने की ज़रूरत है। और आखिर नस्ली जो तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है लोगों को, उसकी वजह क्या है? इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि सैकड़ों आम लोगों और निहत्थे लड़ाकों की हत्याएं की गई है, जो कि एक वॉर क्राइम है। अब आगे देखना होगा कि यूएनओ की तरफ से क्या कुछ इस पर कदम उठाया जाता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और साथ ही साथ यूएनएससी क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है। इस ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स क्या कुछ कह रहा है? उनको पहले ही हालांकि अंदेशा था कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस अगर इस शहर पर कब्जा करती हैं तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि नस्ल के आधार पर यहाँ पर कत्लेआम किया जाएगा, और वही होता हुआ उनका कहना है कि दिख रहा है। इस हवाले से कई रद्दमल भी आए हैं, आपको सुनाएंगे। Everyone has followed what happened in Al Fashir. Certainly, the leadership there, including security, made assessments that they have to leave the city due to the systematic destruction and killing of civilians. We agreed with them to leave the city and go to a safe place so as to spare the rest of the citizens and the rest of the city from destruction. The RSF was clearly keen to
take al-Fashir, I think, for numerous reasons. One of those reasons is definitely that it improves their military position in Sudan, which also improves their negotiating position in any peace talks. But I think the focus on al-Fashir was for a number of strategic reasons, including the political leverage it would give them. So yes, because they now would control more of Sudan, it will probably increase their confidence at the negotiating table and harden their demands at the negotiating table. Al-Fashir was really the last pocket that was complicating a broader split that was RSF controlling most of Western Sudan and the army and the Port Sudan government controlling most of Central Sudan and Eastern Sudan. And this battle had been going on for over a year. It was the last army stronghold in Darfur, and now RSF controls, they already controlled most of Darfur, but now the last army stronghold has been pushed out. There are other groups there, some against the RSF, some neutral, some with the RSF. But the army now effectively only controls areas further to the east in the country. Worries are around, what will the continued impact be for hundreds of thousands of people who are living in this area? Will we see those ethnic dimensions of the conflict, which are, very old, decades old, not something that is new, but have resurfaced, and really we're seeing now brutally being enacted, whether or not this, the RSF and its now aligned parallel government will be able to show any restraint, any control over their forces to prevent such mass atrocities again, such as the one that we have seen in Western Darfur earlier in the war. We've seen actually, in the last 24 hours, numerous videos, very concerning videos being put online by RSF fighters, showing them executing civilians and others by way of retribution, having taken over al-Fashir. So the concerns really will be those that have been predominant, is that the RSF and its now parallel government won't provide any protection for civilians, that there will be revenge attacks. It's an important step that we're seeing the US take with convening what you would arguably say are the most important regional countries, the United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, towards a breakthrough in this now, 2.5-year conflict. But really, I think we're still several steps away from thinking about something that might be a permanent ceasefire and how that might be delivered, what the mechanism is for that, as well as how you eventually get to a civilian government, and what civilian means when you have two warring entities that have established their own quote unquote civilian administrations, which really, don't fully represent the needs and interests of all the Sudanese people, in particular those who have an aspiration to see democracy in the country.